हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरे जो आपका जीओआईटी का जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बनाया है जीओआईटी प्रिपरेशन के नाम से। अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो काइंडली जाके देख लें। वहाँ पे मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाए हैं एंड साथ ही साथ टॉपिक्स भी जो है कवर करवाए हैं। तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो पूरी प्लेलिस्ट बना दी जा चुकी है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन के साथ। अब हमें मोटिवेशन देखिए दोस्तों, डेली या फिर अल्टरनेट डेज में क्यों चाहिए। आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या आप एक बार पेट्रोल डाल के पूरा साल निकाल देते हैं, या फिर हम बोलें कि 6 महीने या 1 महीना भी आप एक बार पेट्रोल डाल के जो है अगर आप डेली उसको चला रहे हैं तो आपको आपका पेट्रोल कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, तो और आपको रिफ्यूल करना पड़ेगा। उसी तरह से होती है हमारी मोटिवेशन। इट्स बेटर टू गेट द मोटिवेशन ऑन डेली बेसिस अगर आप जो है मोटिवेट रहना चाहते हैं थ्रू आउट योर प्रिपेयरिंग जर्नी। ठीक है, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान जो है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए आज का कोट है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। अब आपकी लाइफ में इंडिविजुअली आपके अलग अलग जो है जो मार्ग भटकाने के रास्ते हैं वो हो सकते हैं। इट माइट बी सोशल मीडिया, इट माइट बी योर रिलेशनशिप्स। अब मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। आप बोलेंगे आपने सर हमारे तो बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर दी, हमारी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली सोशल मीडिया की बात करूँगा। तो सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन का माध्यम है, तो उसको जो है आप थोड़े समय के लिए क्विट जरूर करें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। बेनिफिट जरूर मिलेगा। डीएक्टिवेट करिए अकाउंट थोड़े समय के लिए, एग्जाम निकालिए, उसके बाद चलाते रहिएगा पूरी उम्र। ठीक है, बहुत टाइम मिलेगा। तो संकल्प ले लीजिए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर भागेंगे और जब तक आपका टारगेट मीट नहीं होता है तब तक जो है आप यहाँ पे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, इट इज़ अप टू यू। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आपके लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन है जो आपको जो है आपकी मंजिल से जो है दूर भगा रही है, तो वो आप खुद देखें। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, मेरा आंसर देने से पहले खुद का आंसर जरूर लगाएं, उसके बाद मेरा आंसर देखिए। अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस विच यूजेस ऑर्डनरी टेलीफोन विद ए कंप्यूटर। एक ऐसी स्पेशल डिवाइस जो कि एक ऑर्डनरी फोन और कंप्यूटर को यूज करती है, वो कौन सी डिवाइस है? वो डिवाइस होती है एकॉस्टिक कपल। ठीक है, अकोस्टिक कपल क्या करता है, एक आपका जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्या काम है अकोस्टिक कपल का? डिजिटल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि जो कंप्यूटर से आपके डिजिटल सिग्नल्स आ रहे होंगे उसको जो है जो टेलीफोन से हम सुनते हैं वो ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है अकोस्टिक कपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला चलेंगे, इन एनालॉग कंप्यूटर, यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। इनपुट क्या है? डिजिटल फॉर्म में फर्स्टली कन्वर्ट होती है। दूसरा बोलता है कि इनपुट जो हम देते हैं वो कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। और तीसरा बोलता है कि आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म। आउटपुट जो है डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे निमोनिक्स में जो है आपका काम होता है, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स में काम होता है। ठीक है, और ना कि यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी भी इनपुट जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल ही काम करते हैं। राइट, एनालॉग कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइब्रिड की बात करें, वहाँ पे एनालॉग की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और डिजिटल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे एनालॉग है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। Analog computer system is a very old computer system which operates on the mathematical variables form of continuous changeable physical quantities। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंप्यूटर में कॉन्टिन्यूस चेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज या एंटिटीज होती हैं, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, हाइड्रोलिक है। राइट, तो यहाँ पे जो सिग्नल जाते हैं वो कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट वेरिएबल्स में जाते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इंटेंडेड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स आर कॉल्ड। किस टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होता है
कि जिसमें जो है एक यूज़र की जो है जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर रिक्वायरमेंट होती हैं उसको नीड्स को फुलफिल करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर डॉक्यूमेंटेशन या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। अब मान लो यहाँ पे ये पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जो है एक यूज़र को दिया गया ये सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस में आप वर्ड चला सकते हो, जो भी ऑफिस वर्क काम होते हैं वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे आंसर होगा, राइट। Application software is a computer software designed to perform a group of coordinated function, tasks, activities for the benefit of the user. A dash device is any device that provides information which is sent to CPU. एक ऐसी डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि सीधा सीपीयू को जाती है, वो कौन सी डिवाइस होती है? तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनपुट डिवाइस लगी हुई है और ये है आपका सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन की क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सीपीयू का क्या क्या पार्ट है। तो 3 पार्ट आपको याद रखने हैं। एक तो कंट्रोल यूनिट इसका पार्ट होता है, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो है मेमोरी यूनिट। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहाँ से आपको आउटपुट मिलती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है ये आपको याद रखना है। और कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने दिया था? वॉन न्यूमैन ने, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, राइट। एग्जाम्पल क्या है इनपुट डिवाइस के, सभी को मालूम है। कीबोर्ड हो गया, माउस है, स्कैनर है, कैमरास हो गए, आपके जॉयस्टिक हैं या फिर माइक्रोफोन है, वे सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन इज नोन एज। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं जो कि जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन में काम आता है। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज गाइस क्या होती हैं? बैंडविड्थ होती है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, बैंडविड्थ इज ए डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। किसका डिफरेंस है? अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है इन ए कॉन्टिन्यूस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इट इज टिपिकली मेजर्ड इन हर्ट्ज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंडविड्थ को हम किस यूनिट में मापते हैं, तो हर्ट्स में जो है मेजर की जाती है। अगर आपको बैंडविड्थ आता है तब भी हर्ट्स होगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर किया जाता है, तब भी आपका आंसर हर्ट्स ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल एडर। अब देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में बताया था, सीरियल और कॉम्बिनेशनल के बारे में। तो फुल एडर जो है इसमें आपके कितने इनपुट्स आपको डालने पड़ते हैं, कितने इनपुट्स होते हैं इसमें? तो इसमें आपके 3 इनपुट्स होते हैं, ठीक है, 3 इनपुट्स होते हैं। मान लो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाफ एडर में कितने होते हैं, हाफ एडर में, तो आपका आंसर होगा 2 इनपुट्स। हाफ एडर के केस में कितने इनपुट्स होते हैं? 2 इनपुट्स होते हैं, राइट। फुल एडर जो है इसमें 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट आपको मिलती हैं, जो कि इनपुट होती हैं ए और बी, ठीक है, और तीसरी जो होती है सी इन बोलते हैं। एक ए बी और तीसरी सी इन, और आउटपुट जो निकलती है वो सी आउट और एक एस नाम से, ठीक है, जिसका मतलब होता है सम, राइट। तो ये जो है यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फुल एडर, हाफ एडर हो गया, किसके एग्जाम्पल्स हैं ये आपने मेरे को नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, और ये जो है आपने टॉपिक ज़रूर करना है। सर्किट्स एक सर्किट्स का एक जो है लॉजिकल सर्किट्स का एक पूरा टॉपिक है हमारे कंप्यूटर साइंस में, उसको आपने ज़रूर कवर करना है। विच मेजर डेवलपमेंट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स। एक ऐसी मेजर डेवलपमेंट हुई जिसके थ्रू जो है हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ, उसका जो है मतलब वो स्टार्ट हुआ, माइक्रो कंप्यूटर जो है बनने स्टार्ट हुए थे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे, आईसी, ठीक है, तब जो है हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स बनना स्टार्ट हुए थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में आए थे? याद होगा आपको, 3rd जनरेशन में आए थे। क्वेश्चन पूछा जाए कब आए थे? 3rd जनरेशन में आए थे। फर्स्ट जनरेशन में हमारे आए थे वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में आए थे ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर द कमर्शियल यूज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको 2 कन्फ्यूज़न होगी, मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में।
फर्स्ट कंप्यूटर जो कि कमर्शियली यूज बेस पे जो है हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था वो था यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक को यूज किया था। यूनिवैक जो है एक फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों। ओके, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड जो है ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है इसकी फुल फॉर्म है। एंड इसको 1951 में जो है बनाया गया था। अब ये जो है ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल जो कमर्शियल बेस पे यूज होने वाला कंप्यूटर था। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तब आपका आंसर होगा एनियाक। ठीक है, एनियाक। लेकिन जब कमर्शियल वर्ड यूज हो जाएगा ना कि कमर्शियल बेस पे जो है यूज हुआ था, वो सबसे पहले यूनिवैक ही हुआ था। कमर्शियल बेस बोलने का यहाँ पे मतलब ये है कि नॉर्मली मैं और आप या फिर आम जनता को यूज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहला मिला वो था यूनिवैक। लेकिन इससे पहले भी एनियाक को डेवलप किया जा चुका था जो कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, यूनिवैक भी इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये एनियाक के बाद में आया था। लेकिन इसको जो है कमर्शियली बेस पे यूज किया जाने लगा था। ओके, और एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए तो आप वहां पे आंसर दे पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच मोड ईच यूजर हैज ए लॉजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस। किस मोड में जो है एक यूजर के पास अपना लोकल इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये हमारा टाइम शेयरिंग मोड में होता है। टाइम शेयरिंग मोड में होता है। ठीक है, अब टाइम शेयरिंग मोड में क्या होता है, टाइम शेयरिंग मेथड ऑफ ऑपरेशन इन विच द मल्टीपल यूजर विद डिफरेंट प्रोग्राम्स इंटरेक्ट नियरली साइमल्टेनियसली विद द सेम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। देखो अब देखो यहाँ पे यूज़र जो है डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन सीपीयू एक को ही यूज़ करेंगे ये सारे। ठीक है, भले ही ये डिफरेंट प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये सीपीयू एक का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि एक लार्ज कंप्यूटर का जो है सीपीयू होगा उसको जो है सारे ये यूज़ करेंगे, इसको हम टाइम शेयरिंग बोलते हैं। राइट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच होल इज यूज टू मार्क द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट सेक्टर इन ए सॉफ्ट सेक्टर डिस्क। तो हमारी जो डिस्क होती है इस तरह की होती है जो कि फर्दर ट्रैक्स में डिवाइड होती है। ये ट्रैक्स हैं। ठीक है, ये पहला ट्रैक है, दूसरा है, मान लो ये तीसरा है, ये चौथा है, तो ट्रैक्स में डिवाइड होती है। ये जो डिस्क होती है ट्रैक्स के फर्दर डिवाइड होती है ये छोटे छोटे सेक्टर में। ये सेक्टर हो गए, ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर है। ठीक है, अब ये जो है इसमें एक होल होता है हर एक सेक्टर में। हर एक जो आपका जो ये है ट्रैक है इसके एक सेक्टर में जो है होल होता है जो कि उसका इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, हर एक यहाँ पे मान लो इस ट्रैक का इस सेक्टर में जो है एक होल होगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा, एक इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल बोलते क्या है ये याद रखना है आपको, इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, विच होल इज यूज टू मार्क द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट सेक्टर इन ए सॉफ्ट सेक्टर डिस्क। राइट, तो अ स्मॉल होल पंच्ड into a hard sector floppy disk that serves to mark the start of the sector or each track। हर एक ट्रैक का जो स्टार्ट होगा ना, ठीक है, वो एक सेक्टर से स्टार्ट होगा, उसमें एक होल होगा। जैसे हार्ड सेक्टरिंग इन ए मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस इज ए फॉर्म ऑफ सेक्टरिंग विच यूजेज ए फिजिकल मार्क होल इन द रिकॉर्डिंग मीडियम टू रेफरेंस सेक्टर लोकेशन। सॉफ्ट सेक्टर या फिर फ्लॉपी डिस्क विद ए सिंगल इंडेक्स होल इज नोन एज सॉफ्ट सेक्टर डिस्क। सॉफ्ट सेक्टर डिस्क इसको बोलते हैं जिसमें सिंगल इंडेक्स होल होता है एक फ्लॉपी डिस्क के अंदर। बबल मेमोरी क्या होती है? बबल मेमोरी एक सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है या डायरेक्ट डिवाइस ओनली, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बबल मेमोरी जो है कॉम्बिनेशन होता है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस का। ठीक है, किस किस का? सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस का और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है। राइट, अब बबल मेमोरी इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल। बबल मेमोरी किस टाइप की मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल समझते हो? परमानेंट मेमोरी। ठीक है, जिसमें डेटा जो है आप डालेंगे जब तक मतलब डाल के रखेंगे तो वो लंबे समय तक रहेगा जब तक आप उसको खुद डिलीट ना करें।
कंप्यूटर मेमोरी दैट यूजेज ए थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू होल्ड द स्मॉल मैग्नेटाइज्ड एरिया नोन एज बबल्स ऑफ ए डोमेन। हर एक जो है बबल में जो है 1 बिट का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो हर एक बबल के अंदर 1 बिट का डेटा जो है आप स्टोर कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे बात की है सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एसेस डिवाइसेस की। एग्जाम्पल आपको ज़रूर पूछता है एग्जामिनर और पता होना चाहिए। सीक्वेंशियल एसेस डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? तो मेनली एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज मैग्नेटिक टेप। ठीक है, पहले यूज होती थी मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस के बेस के लिए। तो मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल डिवाइस का जो है एसेस डिवाइस का एग्जाम्पल है। अगर आपको डायरेक्ट एसेस पूछता है तो डायरेक्ट एसेस में जो आज के समय में हम हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एसएसडी यूज़ करते हैं, राइट। ऑप्टिकल डिस्क हो गई एंड आपकी जो मैग्नेटिक सारी डिस्क हैं, ये सारा क्या है, ये डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस होती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, स्टेटमेंट बता रहा है कि वर द फर्स्ट टू यूज बिल्ट इन एरर डिटेक्टिंग डिवाइसेस। में पहली बार जो है बिल्ट इन एरर डिटेक्टिंग डिवाइसेस यूज हुई। दूसरा बोलता है कि ट्रांजिस्टर जो है यूज हुए इसमें वैक्यूम ट्यूब्स को छोड़कर। तो ट्रांजिस्टर ये भी गलत है, पहली गलत है, दूसरी भी गलत है, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो यूज हुए थे सेकेंड जनरेशन में, तो ये गलत हो गई। वर द फर्स्ट टू यूज न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क यहाँ थोड़ा ना स्टार्ट हुए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बाद में आई थी फिफ्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन में, है ना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी गलत होगा, सी भी गलत है, यहाँ पे नन ऑफ द अबव आंसर सही होगा, क्योंकि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे, आपको मालूम होगा। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। और ट्रांजिस्टर के बेस पे हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्ट हुए थे, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में यूज़ होने लगे थे। एंड जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो किससे बना होता है, ट्रांजिस्टर से, रेजिस्टर से और कैपेसिटर से, ये तीनों चीज़ों से बना होता है, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को किसने डेवलप किया था, जैक किल्बी का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। किसने इन्वेंट किया था, जैक किल्बी का नाम जरूर याद रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट किसने डेवलप किए थे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि मेमोरी और स्टोरेज के बीच में डिफरेंस पूछा जाने लगा है। कई बार जो है उसका जो स्पीड के माध्यम से पूछा जाने लगा, कई बार जो है उसकी मेमोरी बेस पे स्टोरेज डिवाइस किस टाइप की है तो उसके बेस पे पूछा जाने लगा। तो इसमें देखो कि बता रहा है कि मेमोरी और स्टोरेज किस बेस पे अलग हैं, ठीक है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो देखो मेमोरी जो है यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, मेमोरी टेम्परेरी है और स्टोरेज क्या है, परमानेंट होती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट तो होगी नहीं मेमोरी, मेमोरी जो हमारी होती है वो टेम्परेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट बेस पे होता है। तो हमारा इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देयर आर हिस्टोरिकल एविडेंसेस टू प्रूव दैट अबेकस वाज फर्स्ट यूज्ड इन। तो अबेकस का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अबेकस जो है कहाँ पे यूज हुआ था फर्स्ट टाइम, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अबेकस जो है किस कंट्री में यूज हुआ या फिर किसने बनाया सबसे पहले। तो चाइना में यूज हुआ। वैसे तो अबेकस की बात करें तो ये आपका एंशियंट टाइम से बना हुआ डिवाइस है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न टाइम का ये क्वेश्चन है कि मॉडर्न समय में सबसे पहले चाइना ने इसको बनाया था, राइट। तो मॉडर्न समय में सबसे पहले किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था, और चाइना ने इसको नाम दिया था स्वान पान। स्वान पान के नाम से जो है ये डिवाइस इन्होंने बनाया था। खैर ये तो अलग बात है। अबेकस जो है डेवलप यूज चाइना ने सबसे पहले किया, लेकिन डेवलप किसने किया था, अगर आपको टिम क्रैनमर का नाम दिख जाए तो वहां पे आप टिक लगा सकते हैं। टिम क्रैनमर ने, जो मॉडर्न अबेकस है, इन्होंने बनाया था। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए। कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता विदाउट ए, इसके बिना, एक प्रोग्राम के बिना। एक प्रोग्राम नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो आप जो है कंप्यूटर के साथ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, और आगे जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है वो क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। चलिए, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम टू रिमेन ऑपरेशनल डिस्पाइट वेरियस फेलियर्स। देखो कंप्यूटर की एबिलिटी क्या होती है ना, कि डिस्पाइट वेरियस फेलियर्स, मिलते रहे फेलियर्स आते रहे, ठीक है,
उसमें कुछ फेलियर्स आ रहे हैं, आपके आउटपुट में फेलियर्स आ रहे हैं, या फिर वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो ऑपरेशनल रहेगा, ठीक है। उसमें कोई फेलियर आ रहा है लेकिन वो ऑपरेशनल रहता है, इसकी जो ये एबिलिटी होती है इसको रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन के अंदर रेजिलियंस कम होती है और एक कंप्यूटर के अंदर रेजिलियंस ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका अपना माइंड नहीं है, उसका हार्ट नहीं है, ठीक है, कुछ बॉडीज़ नहीं है, तो वो जो है बिना थके काम करता है, तो ये इसका रेजिलियंस होती है। सी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आता है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। किस टाइप की मेमोरी है जो कि बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रोम, रोम। तो ये होती है डायनेमिक रैम, ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो रैम जो है ना दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। तो डायनेमिक देखो जो हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं वो डायनेमिक नेचर की होती है, ये वाली डायनेमिक रैम जो कि रिफ्रेश करनी पड़ती है बार बार, ठीक है। और जो स्टैटिक रैम होती है ये हम रैम के जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में रैम होती है उसके लिए यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। इसके साथ साथ लेकिन इसकी स्टैटिक रैम की जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा सही होती है। तो हम इसको हमारी रैम में यूज़ नहीं करते, तो हम यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करते हैं स्टैटिक रैम को? ये हम कैशे मेमोरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन आ जाए कैशे मेमोरी तो आपने कैशे मेमोरी टिक करना है। तो कैशे मेमोरी भी जो आपकी L2 L3 है, L2 L3 है आपके जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, L2 L3 कैशे मेमोरी जो है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसका यूज़ कहाँ पे होता है। आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज लॉजिक 0 व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1। लॉजिक आप कंफ्यूज होंगे, लॉजिक को आप हटा भी दें तब भी चलेगा। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट जिसमें जो है आपकी आउटपुट 0 होगी। कैसे? जब दोनों इनपुट जो हैं एक होंगी। तो हमने देखा था एंड केस में कि अगर दोनों इनपुट जो हैं 1 1 हैं तभी आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ये उल्टा है इसका, ये है नैंड गेट। इसमें अगर आप 1 1 डालेंगे तो आउटपुट 0 आएगी, ठीक है। अगर दोनों आउटपुट 0 0 डालेंगे तब भी 0 आएगी, तब 1 आएगी। सॉरी, नैंड गेट के केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एंड का उल्टा होता है नैंड गेट, समझे। जो एंड की आउटपुट आएगी उसकी ठीक रेसिप्रोकल जो आएगी वो है आपकी नैंड गेट। तो इसमें नैंड गेट भी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर टेम्पररी सिंगल बिट ऑफ डेटा। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि टेम्पररी बेस पे एक बिट का डेटा जो है स्टोर करता है। तो कभी भी एक बिट मिल जाए तो वहाँ पे आपने आंसर देना है लैच, ठीक है। लैच को हम जो है फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप। या तो ऑप्शन में आपको लैच दिया गया होगा या फिर फ्लिप फ्लॉप दिया गया होगा, दोनों में एक बिट का डेटा स्टोर होता है। लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। वन लैच और फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज बेसिकली 4 मेन टाइप्स। तो देखो फ्लिप फ्लॉप हो या लैच हो, ये कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये 4 लैचेस दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। लैचेस या फिर फ्लिप फ्लॉप हो, ज़्यादातर जो है फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन में होता है। तो SR, D, JK एंड T ये फ्लिप फ्लॉप होते हैं 4 मेन टाइप्स के, ओके। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दें, और नहीं तो ठीक है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए स्टूडेंट जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो हम इसी तरह से जो है डेली बेसिस पे MCQ प्रैक्टिस करते रहेंगे टिल योर एग्जामिनेशन, जब तक आपका JOE का एग्ज़ाम नहीं हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।